नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश पर। प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश का बहुत व्यग्र भाव से इंतजार हो रहा था। बहुत लोग इसकी तैयारी में थे। कल से लोग अटकलें लगा रहे थे कि न जाने क्या क्या बोलने वाले हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि 17 मिनट बाद उन्होंने संदेश समाप्त कर दिया। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो तमाम टेलीविजन चैनल वाले, रेडियो वाले और सुनने वाले भी 1 घंटे की तैयारी से बैठते हैं, चाय वाय नाश्ता लेके, कि 1 घंटे का भाषण होगा, 1 घंटे के बाद हम इसकी विवेचना करेंगे। लेकिन ये तो उसके 1/4 समय के में करीब खत्म हो गया। तो क्या बात हुई, क्या संदेश था जो इतने कम वक्त में देना था? और जो संदेश दिया है उसमें जो बात उन्होंने कही है, उन बातों का अर्थ क्या है और इसके लिए क्या राष्ट्र के नाम संदेश देने की जरूरत थी, इसी पर बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिलती रहे कब लाइव हुआ, कब नया वीडियो आया। और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें। और अब आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका पहले परिचय कराऊं मेहमानों से। हमारे साथ हैं राजेंद्र तिवारी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल अनब्रेकिंग नाम से यूट्यूब पर एक चैनल चलाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वो खुद हर्षवर्धन त्रिपाठी के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आशुतोष हैं, सत्यहिंदी.com के संपादक हैं, फाउंडर हैं और अब इसके आगे परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात की शुरुआत हर्षवर्धन आपके साथ करना चाहता हूं। ये जो प्रधानमंत्री ने आज बोला, जैसा मैंने दो बातें कही, एक समय बहुत कम लिया, दूसरा जो बातें उन्होंने कही, क्या वो ऐसी थी वास्तव में कि उनके लिए इतना समय भी उनको देना चाहिए था कि राष्ट्र के नाम संदेश? कल से लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे और आज अनेक लोग बहुत निराश घूम रहे हैं। आलोचना भी हो रही है, लेकिन उससे पहले आपकी समझ से सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने क्या कही जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए? आलोक जी, मुझे लगता है कि एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कभी भी बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पर नहीं जाते हैं, तो शायद वही एक वजह होती है कि जो हम सोच रहे होते हैं वैसा वो करें। और शायद वो प्रैक्टिस में रहा होगा, वो प्रैक्टिस उन्होंने तोड़ी है, वो उसका अच्छा बुरा एक बहस हो सकती है, लेकिन लोगों की उम्मीद पर वो खरा उतरते हैं या जो हम आप जैसे लोग हैं जो टीवी की बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरते हैं। तो दोनों बहुत साफ साफ विभाजन है। और अब सवाल ये है कि एक और बड़ा वर्ग तैयार था जो अभी के संदर्भ में था। वो अभी का संदर्भ ये था कि किसी चीन के साथ सीमा पर जो हालात थे, जिस तरह की स्थितियां हैं, और ताजा ताजा अभी कल 59 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया। उसके बाद खबर आती है कि कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। तो शायद ये वजह थी कि पूरा का पूरा फोकस चला गया उधर। और क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं, यानी थोड़ा सा हमारा कुछ भी हमें आता है, हमें लगता है कि राष्ट्र का नाम संबोधन है तो उसमें कुछ बहुत एकदम, और क्योंकि चीन के साथ हम थे तो अभी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बालाकोट हो जाएगा क्या युद्ध हो जाएगा क्या लद्दाख की सीमा पर। तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ खांचा तय था, उस खांचे के बिल्कुल विपरीत हो गए। और सच बात यह है कि अगर कल 59 चाइनीज एप्स बैन नहीं हुए होते तो हम भी ये सब नहीं सोचते। स्वाभाविक सा था, आज 30 जून है, अनलॉक 1 खत्म हो रहा है, 4 महीने की बेचैनी लोगों को परेशान कर रही है, और खासकर उन लोगों को जिनके लिए आज के बाद राशन का इंतजाम नहीं था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उन लोगों से बात कर रहे थे और उनके लिए ही इतनी जरूरी और छोटी बातचीत उनको करनी तो उन्होंने की। जी ठीक है, आपका कहना है कि उन्हें पता है वो किससे बात कर रहे थे और हमारे जैसे लोग जो टेलीविजन पे, यूट्यूब चैनलों पे बैठकर विश्लेषण कर रहे होते हैं, उनको वो ऑडियंस नहीं है प्रधानमंत्री की। राजेंद्र, आप झारखंड में बैठे हैं, लेकिन अभी हाल में आप बिहार का अखबार चलाते थे। बिहार की, झारखंड की राजनीति को देखते हैं। प्रधानमंत्री के संदेश में छठ का जिक्र था, साथ में दिवाली का भी जिक्र था, लेकिन छठ का जिक्र पहले आया। और इस नजर से बहुत ज्यादा देखा जा रहा है इस संदेश को कि इसमें क्या बिहार पर फोकस कर रहे थे प्रधानमंत्री, और क्या इसे चुनाव पर नजर रख के दिया गया संदेश माना जा सकता है? दरअसल पहले तो जो हर्षवर्धन जी ने कहा है उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि जब ऐसे समय में जब देश में सबसे ज्यादा जिस पर लोगों की निगाह लगी हो और जो चिंता का विषय हो, सरकार के स्तर पर भी और लोगों के स्तर पर भी, जब प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन की बात करते हैं तो ये समझा जाता है कि इस समय जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय सरकार के स्तर पर है और देश के स्तर पर है, लोगों के स्तर पर है, उस पर जरूर प्रधानमंत्री संबोधन में कुछ कहेंगे और शायद इसीलिए संबोधन कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक कोरोना का संकट है तो सरकार खुद कोरोना के संकट को उतना बड़ा संकट नहीं मान रही है। अगर वो ऐसा मान रही होती तो बहुत सारी चीजें जिस तरह से वो कर रही है वैसा नहीं कर रही होती और उसमें गंभीरता दिखाई देती। दरअसल आप देखें कि जब कोरोना इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था तब हम कंप्लीट लॉकडाउन में थे, और जब कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और अभी पीक नहीं किया है तब लॉकडाउन हल्का किया जा रहा है, खोला जा रहा है, अनलॉक उस प्रोसेस को कहा जा रहा है। तो ऐसे में ये सोचना कि प्रधानमंत्री चीन के मसले पर बात करेंगे, ये कहीं से गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता है। और लोगों की उम्मीद भी ये थी कि बहुत सारा कुहासा छाया हुआ है चीन के मामले को लेकर के, कुछ भी साफ नहीं है। मीडिया में जो चीजें आती हैं उनका सरकार के स्तर पर खंडन नहीं होता है। अगर ये कहा जाता है कि गलवान वैली में जहां पर ये घटना हुई थी वो जगह अभी भी चीन के कब्जे में है, तो इसका केंद्र सरकार या विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय कोई खंडन नहीं करता है। अगर ये कहा जाता है पैंगोंग लेक में हवाई पट्टी बन रही है तो इसका भी आधिकारिक तौर पर कोई खंडन नहीं होता है। तो ऐसे में ये लोगों को उम्मीद लगाना, और लोगों की उम्मीद थी भी, और प्रधानमंत्री को ये मुझे लगता है कि देश को बताना चाहिए था, जितना वो बता सकते थे उतना बताना चाहिए था कि भाई ये वस्तुस्थिति है। अब तक प्रधानमंत्री के जो 3 या 4 15 जून के बाद से 3 बयान इसको लेकर के आए हैं और एक मन की बात आई, तो 2 बयान आए और एक मन की बात आई। राजन, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैंने पहले आपको चेता दिया छोटी छोटी बात रखेंगे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं वापस आता हूं आपके पास। आप जो बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो नहीं कहा, जिसकी उम्मीद थी, जो उन्हें कहना चाहिए था, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जो उन्होंने कहा पहले उसकी बात हो जाए, उसके बाद जो उन्होंने नहीं कहा उस पर चलेंगे। मैं उसी पर आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो पिछले 3 उसमें कहा, उसमें 16 बिहार रेजिमेंट उसको फोकस किया ऐसा। और बिहार रेजिमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सारे उसमें बिहारी लोग होंगे, तो उस चीज का भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने बिहार में आने वाले चुनाव के संदर्भ में किया। और आज का जो संबोधन था वो ऐसा नहीं था, कोई नई घोषणा नहीं थी, पहले से कार्यक्रम चले आ रहे थे। वो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण या गरीब कल्याण योजना है वो पहले से घोषित थी और उसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री ने नहीं की थी। उसको एक्सटेंड कर घोषणा के लिए देश को संबोधित करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये सवाल है बड़ा। और उसमें भी ये कहना कि भाई अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, फिर जन्माष्टमी आएगी, फिर छठ आएगी, दिवाली होगा, और इन सब चीजों को लेकर के, और फिर प्रवासी मजदूरों को लेकर एक राशन कार्ड एक देश, वो भी पहले से ही निर्मला सीतारमण अपने में घोषणा कर चुकी है। प्रधानमंत्री इन 2 चीजों की घोषणा के लिए देश को संबोधित करने आए। ये बहुत साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार का चुनाव तो है, लेकिन देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो शायद उन पर लोगों से वो बात करना नहीं चाहते। उनकी प्राथमिकता में होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन लोगों से बात इससे आगे और बात होगी। लेकिन अब एक बार आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, क्या आपको भी ये लगता है, और ये सवाल है क्योंकि आप लॉकडाउन के बड़े प्रबल समर्थक हैं, शुरू से आप कहते रहे कि बिल्कुल कड़क लॉकडाउन लागू होना चाहिए। राजन ने कहा कि इस वक्त जब संख्या बढ़ रही है तो लॉकडाउन रिलीज किया जा रहा है, जबकि पहले संख्या कम थी तो लॉकडाउन लगाया गया। इस किस्से पे बाद में आएंगे, मैं सिर्फ आपके संज्ञान में लाने के लिए छोड़ जा रहा हूं, ये बात आगे जब बात हो तब करें। अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा उसका भाष्य करें तो क्या होगा, जो नहीं कहा उस पर उसके बाद आ जाएंगे। नहीं, देखिए आलोक जी, पहली बात तो हमें 2 चीजें प्रधानमंत्री के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। पहली बात, ये देश के पहले प्रधानमंत्री है जो जनता से सीधे संवाद करते हैं।
और ये बहुत अच्छी बात, मैं आलोचक होने के बावजूद मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से संवाद करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी भाषा में बात करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या है कि मैं ये नहीं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जो है वो सीमा पर जो चीन का संकट है उसके प्रति वो संवेदनशील नहीं है, उसके प्रति वो गंभीर नहीं है। लेकिन जब मौके के ऊपर भारत और चीन दोनों की मिलिट्री आपस से बातचीत कर रही हो, बड़े वरिष्ठ अधिकारी आपस से बातचीत कर रहे हो, विदेश मंत्रालय के अधिकारी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, तब ये कतई उम्मीद नहीं की जा सकती कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में उस पर किसी तरीके की बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर वो बोलते तो इसका मतलब फाइनलिटी हो जाती, चाहे वो किसी भी तरीके से उसको समझा जा सकता, और जो बातचीत चल रही थी बातचीत पूरी तरीके से डिरेल हो जाती। तो मैं कल से कह रहा हूं कि उनके संबोधन में चीन का जिक्र नहीं होगा, ये मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी उस बात पर कायम हूं। जहां तक उनके अपने संबोधन की बात है, मेरा अपना ये मानना यह है कि ये संबोधन वो अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन जैसा कि उनका स्वभाव है, वो उनको मालूम है कि वो देश की 80 करोड़ जनता को, जो गरीब जनता है, उसको वो संबोधित कर रहे थे। वो हमको पसंद हो, आपको पसंद हो, राजेश जी को पसंद हो, त्रिपाठी जी को पसंद हो, ये जरूरी नहीं है, और इस पर मैं त्रिपाठी जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि नरेंद्र मोदी ने जब छठ का भी जिक्र किया तो हमें इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? भाई, उन्होंने दिवाली का भी जिक्र किया, दशहरे का भी जिक्र किया। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, छठ के बारे में अगर जिक्र नहीं करते, लोग कहते देखो छठ की बात तो उन्होंने भूल के दिवाली, दशहरा और जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा राजनीतिक टूल मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर ये है कि जो आपने बात कही वो एक मामूली से सरकारी नोटिफिकेशन में भी कही जा सकती थी। उसके लिए पिछले जो 17 घंटे का जो माहौल बनाने की जो कोशिश की गई थी उसकी जरूरत नहीं। हाँ राजेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक्चुअली मैं म्यूट हो गया था, इस वजह से मैं जी नहीं, मैं आशुतोष जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, और मैं ये बात इससे भी सहमत हूं कि प्रधानमंत्री की चिंता में जरूर और सबसे बड़ी चिंताओं में होगा कि सीमा पर क्या हो रहा है। लेकिन जो इशू इस समय है लोगों के दिमाग में है, और उस पर कम से कम कुछ चीजें साफ होनी चाहिए थी। हालांकि हो सकता है कि इस तरह की स्थितियां हो जिसमें प्रधानमंत्री चीन का नाम न लेना भी चाहते, क्योंकि जब तक जो भी बयान उन्होंने अब तक दिए हैं उसमें चीन का नाम तक नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी, मैं ये कह रहा हूं कि जो आशुतोष जी ने कहा कि ये काम तो एक आधिकारिक एक तस्लीह जारी हो जाती है, और हो सकता था, ये बात मैं भी मानता हूं। लेकिन जिस तरह से अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो जिस तरह से वो लाइव हुआ, सारे चैनल्स पर चला, और फिर वेबसाइट्स पर चला, फिर ट्विटर पर चला, सब जगह चला हो, और कल अखबारों की हेडलाइन होगा, तो इसका फायदा वैसे कहां मिल पाता? तो ये सरकार और प्रधानमंत्री खास तौर पर इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि कैसे हम चीजों को ये नैरेटिव खड़ा कर दे पूरा कि भाई हम इतने गरीबों के लिए सोचते हैं। और ये गरीबों की बात, जब मैं बिहार की बात कर रहा था, उसमें बहुत साफ सी बात है। जो हमने 16 बिहार रेजिमेंट की बात की, तो मैंने कहा कि 16 बिहार रेजिमेंट में जितने लोग शहीद हुए उसमें कितने लोग बिहार के थे, या उस सारी रेजिमेंट में सब लोग बिहार के ही होते हैं? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। नाम होता है 16 बिहार रेजिमेंट, उसमें सब जगह के लोग होते हैं। लेकिन उसे ऐसे प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया जैसे बिहार के लोगों ने ही शहादत दी है। तमिलनाडु के जो सज्जन उसमें थे वो शायद वो भी बिहारी एक तरह से जोड़ दिया गया। ये क्यों किया गया? क्योंकि बिहार के चुनाव आने वाले हैं, और इस चुनाव को लेकर के छठ की बात भी आशुतोष जी ने सही कहा, छठ नहीं लेते तो बकरीद का नाम क्यों नहीं लिया गया? मेरा सवाल है, बकरीद का नाम क्यों नहीं लिया गया? भाई बकरीद का नाम भी लिया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिया गया। बकरीद भी इसी दौरान आएगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्हें एड्रेस करना है, एक पर्टिकुलर अपने जो जिनको वो एड्रेस करना चाहते हैं उनको एड्रेस किया। 80 करोड़ की जब बात करते हैं, उनमें से जब उन्होंने एक राशन कार्ड की बात कही, मैं तो ये वो तो बहुत साफ साफ बात करने वाले प्रधानमंत्री हैं, मैं इस बात से बहुत सहमत हूं कि मास्टर कम्युनिकेटर इस देश में इस समय मोदी से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन
उन्होंने ये कहा कुछ मुख्यमंत्री ये एक राशन कार्ड वाली उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो भाई नाम भी ले लेते आप कौन से मुख्यमंत्री हैं। जैसे ये नाम लिया गया पिछले दिनों जो रोजगार वाला अभियान शुरू किया, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री ने समय की सीमा तय की हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए तय किया भाई उस समय में जो जो चीजें आ सकी वो उन्होंने। एक बात और कह के मैं खत्म करता हूँ कि बंगाल को रोजगार कल्याण में शामिल नहीं किया गया और ये कहा गया कि बंगाल सरकार ने जानकारी नहीं भेजी। तो क्या कक्षा 5 टाइप वाली लड़ाई है कि तुमने कहा नहीं था इसलिए, या हम देश चला रहे हैं कि उन्होंने नहीं भेजा तो हम कार्यक्रम उसमें शामिल ही नहीं करेंगे? ये सवाल है, ये सवाल है, ये अच्छा सवाल है। लेकिन हर्षवर्धन काफी पहले से हाथ उठा चुके थे, वो जिस बिंदु पे जवाब देना चाह रहे थे पहले उस पे दे दें, उसके बाद जो नया बिंदु उठाना चाहें फिर उस पे आप लोगों की डिबेट हो जाए। नहीं आलोक जी, मैं कोई नया बिंदु नहीं उठाऊंगा, बस मैं थोड़ा, मुझे आश्चर्य होता है, राजेंद्र जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, रक्षाबंधन है, देश के भाई बहनों के साथ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा है, पंजाब में चुनाव लड़ने जाएंगे, गणेश चतुर्थी की बात की वो महाराष्ट्र चुनाव लड़ने जाएंगे, इस तरह की बात हम लोग करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मानस में कहीं हम पत्रकारों के दिमाग में घुसा हुआ है, इसने भी बहुत बेड़ा गर्क किया। ये मैं एक सेकंड के लिए आपको बीच में रोक रहा, लेकिन ये सिर्फ पत्रकारों की नहीं है, ये दरअसल राजनेता लोग लाए हैं। सुप्रिया बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, देश में कहा गया, छठ का नाम इसलिए लिया गया नहीं, लेकिन मैं कह तो रहा हूं कि रक्षाबंधन देश के सारे भाई बहनों को चुनाव में ले आ रहे थे, गुरु पूर्णिमा पंजाब चुनाव लड़ने जा रहे थे, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र चुनाव लड़ने जा रहे थे, दीपावली पूरे देश का चुनाव 19 के बाद अभी फिर करा दे। मुझे लगता है थोड़ा हर वक्त चुनाव के मोड में हम लोग, मतलब राजनीतिक दलों से ज्यादा चुनाव की चिंता हम पत्रकारों को। और यहाँ जो मैं एक चीज और कहूं कि जब प्रधानमंत्री क्योंकि संयोग से मैंने पूरा, जब वो शुरू किया उन्होंने और पूरा जो 17-18 मिनट बोला, तो मैं टीवी चैनल पे था, पूरा मैंने सुना, शायद उस वजह से बहुत ध्यान से, कहीं उसमें किसी बात का दोहराव नहीं था, बहुत क्लियर कट था कि संकट की स्थिति है, आप लोग मजाक मत बनाइए, 2 गज दूरी रखिए, मास्क को मजाक मत बनाइए, जो भी आपके पास है, गमछा है, मास्क है, कवर है, उसको लगाइए। और असली चिंता जो थी, जिसको मैं फिर से कह रहा हूं कि देश पूरे साल भर 9 महीने तो पक्के हो गए ना कि देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देने की स्थिति में है, और अगर उसकी योजना राशन कार्ड में उत्तर प्रदेश में बैठा हूं और उत्तर प्रदेश में जो पहला व्यक्ति जिसको एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में मिला, वो आदमी मुंबई का एक मुस्लिम था जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मुझे नहीं समझ में आता, मतलब ये मेरे लिए चिंता की बात हो जाती है कि जब हम लोगों को हर वक्त सिर्फ उसी नैरेटिव पे खड़ा करना है। और मैं कह रहा हूं कि जो बातें उन्होंने की उसकी आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छा ये एक काम कम कर दिया, लेकिन आप मुझे बताइए कि जितने शब्द उन्होंने बोले, मुझे सारे शब्द ध्यान है, उसका सीक्वेंस ध्यान है। यानी उन्होंने कहा कि देखो नवंबर से पहले ठीक नहीं होने वाला है, त्योहारों का समय है, त्योहार से कितना भर नहीं होता है कि घर में कुछ हो गया, मारामारी भी होती है, एक साथ लोग जुटते भी हैं। अभी से ही आपने अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 हो गया है, इतने दिनों तक लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है, जो रोजगार में थे उनका भी रोजगार नहीं, उनकी भी रोजी रोटी की दिक्कत है। इस समय वो एक अभिभावक की तरह खड़े हुए, और मुझे लगता है कि कई बार हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री को हम हर वक्त उसी मोड में देखेंगे, और अगर नहीं देखेंगे तो ईमानदारी से अगर कहें तो आज के किसी भी वाक्य से राजनीति नहीं दिखती। राजेंद्र जी की जानकारी के लिए बस एक बात कि जो रोजगार अभियान शुरू हुआ है वो बिहार से लॉन्च हुआ है, राजनीति तो उसी दिन हो गई। सुशील मोदी, नीतीश कुमार 6 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री बाकायदा वर्चुअल जो उस दिन लॉन्च हुआ था उसमें शामिल थे। तो अगर राजनीति करनी है तो उस उत्तर प्रदेश में जिसमें चुनाव हुई 2022 में, और भारत में तो चुनाव हर वक्त होंगे, तो आप कैसे किस चुनाव को जोड़ेंगे ये हमें तय करना है। ठीक है, तो मतलब आपका ये कहना है कि इस वक्त जो हुआ, मैं प्रधानमंत्री के भाषण की बात सिर्फ नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुल मिला के जो कार्यकलाप चल रहा है, जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि बड़े बड़े LED टीवी लगाकर रैली की गई, वर्चुअल रैली की गई बंगाल में। अभी बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे टेलीविजन सेट ऑर्डर कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां भी इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग में अब रैली का नया फॉर्मेट निकल आया है। क्या राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ पत्रकारों को दिख रही है? नहीं थोड़ा सा मैं एक बस 30 सेकंड जोड़ दूं, आशुतोष जी 30 सेकंड। राजनीति
भाजपा या कांग्रेस या कोई भी दल नहीं करेगा, ये असंभव है, ये असंभव है। लेकिन मेरी जानकारी में आज तक भारतवर्ष में इतना बड़ा संकट कभी नहीं आया जो ये चाइनीज वायरस का संकट है। दुनिया भर में आया है, लेकिन हमारे किसी को इसका रास्ता नहीं सूझ रहा है। हम 5 महीने बाद इस स्थिति में आ गए, 4 महीने बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस स्थिति में आ गए कि हमें लगने लगा कि खतरा कम है। खतरा कितना ज्यादा है, जिसके परिवार का एक सदस्य चला गया होगा उसको समझ में आएगा कि खतरा कितना बड़ा है। लेकिन इसीलिए आज का कम से कम जो उद्बोधन था उसमें मुझे राजनीति में क्योंकि वो बहुत क्लियर कट है कि सरकार को भी पता है कि अगले 5 महीने तक देश की जनता को कैसे बांध के रखना है, उसकी कोशिश। ठीक है आशुतोष, आप हाथ भी उठा रहे थे, ये बताएं कि राजनीति नहीं दिखती है, हर्षवर्धन कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं राजनीति नहीं दिखती है, फिर दिखता क्या है? नहीं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या वो ढोल बजाएंगे क्या? नेता है, राजनीतिक दल है, तो राजनीति होगी और हर चीज में राजनीति होगी। क्या कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही? क्या मायावती राजनीति नहीं कर रही? क्या अखिलेश यादव राजनीति नहीं कर रहे? क्या राजनीति होगी? हमको इस पर आपत्ति हो, राजनीति कर रहे। अरे आप सरकार पर नजर रहती है, विपक्ष को जब लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तो सरकार, तो विपक्ष का काम उसको तेजी के साथ उठाना, ढोल बजाना, देखो सरकार फेल हो गई। और सरकार को जब लगता है विपक्ष गलती करा तो विपक्ष को वो घेर लेते हैं। तो पहली बात तो मुझे लगता है अपनी बातचीत से शब्द को निकाल देना चाहिए, राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक है, राजनीति करेंगे। दूसरी बात, मैं हर्षवर्धन जी की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि देश इस वक्त 3 ऐसे बड़े संकटों से गुजर रहा है जो हमारे ख्याल से पिछले कई दशकों में इतना बड़ा संकट नहीं आया था। अगर आप मेडिकल क्राइसिस को लेकर चलेंगे तो दुनिया में और भारत में इतनी बड़ी मेडिकल क्राइसिस नहीं हुई थी। अगर आर्थिक क्राइसिस को लेकर देखेंगे तो मुझे लगता है 1991 से ज्यादा बड़ी आर्थिक क्राइसिस देश के सामने है। इस वक्त जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो नेगेटिव और श्रिंक होने की कगार पर पहुंची हुई है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा दिक्कत होने वाली। तीसरी, सीमा पर 1962 के बाद इतना बड़ा संकट कभी नहीं आया है। तो जो इतना अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस की तरफ जो देश जा रहा है और देश फंसा हुआ है, तो उस वक्त देश को ये उम्मीद होती है और देश के अंदर अगर एक रेस्टलेसनेस है, एक बेचैनी है, तो जरूर वो प्रधानमंत्री की तरफ देखेगा, प्रधानमंत्री से सवाल करेगा। मुझे लगता है कि आज की पूरी बहस में एक चीज अब पूरी तरीके से हम लोगों ने किनारे कर दिया। वो क्या है? वो ये है कि जब 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने किया था लॉकडाउन का ऐलान, तब उनको शायद ये उम्मीद थी कि 21 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, या उनके सलाहकारों को उम्मीद थी कि 16 मई तक खत्म हो जाएगा। कहा गया था कि 16 मई के बाद नए केसेस नहीं आएंगे, और उस संदर्भ में ये कहा गया था कि 30 जून तक जो है ये जो तमाम स्थितियां हैं जो आपको फ्री राशन कार्ड और राशन देने की, वो पूरी हो जाएंगी। आज प्रधानमंत्री ने 5 महीने और बढ़ा दिए हैं, इसका मतलब नवंबर 30 तक। आप इस बात को समझिए, यानी लॉकडाउन नवंबर के अंत तक रहने वाला है। यानी जो कोरोना का संकट है, अगर जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि 1-1.5 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, वो नहीं खत्म होने वाला है। और अगर अगले 5 महीने अगर यही स्थिति लॉकडाउन की बनी रही तो अर्थव्यवस्था जो पहले क्वार्टर की बात की जा रही थी, मार्च से लेकर अप्रैल से बाद वाला जो नेगेटिव जाने की, उसके बाद वाला क्वार्टर भी नेगेटिव में जाएगा और फिर अर्थव्यवस्था की स्थिति पहुंच जाए। तो सबसे बड़ी बात जो आज प्रधानमंत्री ने कही, जो उन्होंने इशारा किया, वो ये है कि कोरोना का संकट जो पहले 3 महीने सोचा जा रहा था वो अब नवंबर तक होगा। यानी 8 महीने का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हर्षवर्धन, ये जो 8 महीने का पीरियड आगे बढ़ा दिया गया, या नवंबर तक हम अगर इस संकट से हम जूझने जा रहे हैं, अब एक दूसरा सवाल और बड़ा सवाल, अब जो बहुत खास तौर पे प्रधानमंत्री के प्रशंसक या उनकी पार्टी के समर्थक लोग थे, उनके बीच में ये सवाल उठता जा रहा है और वो लगातार गंभीर हो रहा है कि गरीबों की मदद की जाए। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन उन गरीबों से ऊपर के लोग हैं जिनको बहुत मदद की जरूरत है, और उनसे ऊपर के लेयर, मतलब एक लेयर नहीं, मुझे लगता है सबसे ऊपर के लेयर को छोड़कर सभी लोग किसी न किसी तरह की मदद की उम्मीद कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अब हम क्या ठग लिए गए, क्या सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। तो उनकी तरफ एक तो मदद नहीं मिल रही है, दूसरा आपका जिक्र भी नहीं हो रहा है, आपका नाम भी नहीं लिया जा रहा है। ये कैसा संदेश है? आलोक, मुझे लगता है कि ये मतलब ये चिंता भी है और लोगों में ये कहीं कहीं अंदर बेचैनी भी है। कई बार लोगों को लगता है, और जैसे मैं भी अक्सर जब बातचीत करता हूँ तो एक बात आती है कि अच्छा क्या सबके लिए मिडिल क्लास ही है?
तो लेकिन जरा इसको समझना चाहिए क्या इसके लिए मिडिल क्लास है। हमने देखा कि जो मोदी सरकार के 5 बजट थे उसमें सीधे तौर पर मिडिल क्लास को एक बजट छोड़ दें तो कुछ नहीं था। लेकिन अगर हम उसको उस तरह से देखें, और क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पहिया अगर चलता रहे तो उस मिडिल क्लास का इंतजाम, रोजी रोटी, उसकी सारी चीजें हो जाती। अभी जो ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, जिसको मैं मानता हूं कि सचमुच किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये एक रास्ता है जिसमें हम अधिकतम करके भी न्यूनतम परिणाम आएगा, इसके लिए इस आशंका के लिए तैयार रहना चाहिए और दिख भी रहा है। अब जो स्थिति है उसमें जो सबसे कमजोर आदमी है, आप सोचिए हम ऐसे लोग जिनके छत है, जिनके पास भोजन का जुगाड़ है, जो साल भर 2 साल 5 साल खाने की दिक्कत नहीं होगी, उस मिडिल क्लास में एक बड़ा वर्ग होगा जिसकी ईएमआई होगी, जिसका संकट होगा, जिसके स्कूल की फीस होगी, उनके संकट की स्थिति नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा वर्ग है, जिसको हम 130 करोड़ में 80 करोड़ कहते हैं, जिसके खाने का संकट है, जो छोटे काम कर रहा था, किसी एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा था, किसी रोज की दुकान में काम कर रहा था, उस तरफ ज्यादा अभी हाथ पकड़ने की जरूरत है। जो उनको भी अनुमान नहीं था, सरकार को था कि हम जून के बाद इससे निपट जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज लगती है, जो ये सरकार पूरी तरह से लैग कर रही है, वो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वोकल फॉर लोकल होइए, लेकिन कितना भी वोकल फॉर लोकल हो, अगर फैक्ट्री तक मजदूर नहीं पहुंच पा रहा, अगर ट्रेनें दोबारा नहीं चल रही है, और मैं लॉकडाउन का बहुत जबरदस्त समर्थक था, लेकिन कब तक, जब तक राज्यों ने अपनी व्यवस्थाएं पूरी नहीं करी। अब आपको इसी ट्रेन सर्विस को देश भर में उदाहरण पेश कर देना चाहिए कि हर ट्रेन के जंक्शन टू जंक्शन ट्रेनें चलाइए और आप वहां एक बढ़िया सेंटर तैयार कीजिए कि आने जाने वाले हर यात्री का चेकअप कर देंगे और एक नए किस्म का मॉडल बना सकते हैं। और आप फैक्ट्रियों में वर्कर पहुंचाइए, वरना आप सब तक ये राशन देते हुए 500 रुपए खाते में देते हुए, ये मुझे व्यवस्था बहुत सस्टेनेबल नहीं दिखती है। और जो मिडिल क्लास की जो बात है, उस मिडिल क्लास को आप 1000, 2000, 5000 देके नहीं कर सकते। सरकार के पास तो उतने पैसे हैं, और आज शायद इसीलिए उन्होंने 90,000 और 60,000 करोड़ का जिक्र किया, क्योंकि ठीक यही रकम है जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसें बढ़ाने के बाद आती है, 1,60,000 करोड़, और 90,000 और 60,000 करोड़ का उन्होंने जिक्र किया। तो ये समझने की जरूरत है, और इसमें मुझे लगता है कि ये चिंता शायद इसीलिए दूर होती है जब ये लगता है कि अच्छा ठीक है, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक करें। अगर वो नहीं ठीक होगा तो मुझे लगता है वो मिडिल क्लास नहीं, सबके लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात। जी आशुतोष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये सवाल है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर शुरू नहीं होगी तो सरकार आज 90,000 करोड़ कह रही है, इस पे सवाल ये उठा है कि 90,000 करोड़ सरकार का क्यों खर्च हो रहा है, जब एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं, उनमें से निकाल के अनाज बांटना है, तो फिर ये खर्चा कहां से हो रहा है। लेकिन मान लीजिए खर्चा हो भी रहा है, लेकिन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं होती है तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तो छोड़ दीजिए, गरीबों के लिए भी ज्यादा समय तक ये मदद देना कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन आप टिप्पणी कुछ और करना चाह रहे थे सर। नहीं आलोक, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, बीती ताई विसार में आगे की अब देख, मेरा कहना यह है कि मैं इस देश के अंदर शायद उन चंद लोगों में था जिनका कहना था फैनेटिकली, मैं बार बार कहता था, मैं फैनेटिकली लॉकडाउन के पक्ष में हूं। चीन ने फैनेटिकली लॉकडाउन लगाया, 2 महीने कोरोना को लोकलाइज करके छोड़ दिया, और आज चीन की अर्थव्यवस्था जो है, आने वाले दिनों में अगर कोई अकेली अर्थव्यवस्था है जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगी आने वाले समय में, तो चीन के बारे में बात की जा रही है। अन्यथा अमेरिका से लेकर सारे देशों की चीन की अर्थव्यवस्था न केवल फ्लैट हो गई है बल्कि नेगेटिव जाने वाली है। तो जिस तरीके से चीन ने उसको हैंडल किया, जहां से कोरोना निकला वहां पे सबसे बड़ा संकट नहीं पैदा किया, संकट वहां पैदा किया जहां आधे अधूरे मन से लॉकडाउन को लगाया गया। अब चूंकि हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन किसी योजना के तहत नहीं लगाया गया, अचानक उसको लगाया गया, इसलिए बहुत सारे फैक्टर इन नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज पूरा देश उस कोरोना के संकट को झेल रहा। और मैं आज की तारीख में 30 जून का वक्त है, आप नोट कर लीजिएगा। ये जो लोग 5.5 लाख की बात कर रहे हो ना, हिंदुस्तान अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर होगा, सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इस देश के अंदर अब मिलेंगे। आपको मैं उदाहरण दे दूं कि दिल्ली ने जैसे ही अपने कोरोना टेस्टिंग 4,000 से बढ़ा के 20,000 किया, दिल्ली में कितने कोरोना मरीज आने लगे आप देख लें। बॉम्बे के अंदर जैसे ही उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाई, आप देखिए वहां कितनी बड़ी संख्या में आने लगे। आज उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्य हैं जहां टेस्टिंग निल है, बिल्कुल टेस्टिंग नहीं हो रही है, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे। एक बहुत बड़ा फसाद क्रिएट किया जा रहा है।
और सिर्फ अकेला उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, मध्य प्रदेश भी उसी में आता है और दूसरे बहुत सारे राज्य उसमें आते हैं। तो मेरा कहना यह है बहुत स्पष्ट तौर पर कि अब जो हो गया सो हो गया। आप अर्थव्यवस्था खोल दिया, आपने अनलॉक 1 कर दिया, अनलॉक 2 कर दिया। क्या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई? क्या फैक्ट्री प्रोडक्शन शुरू हुआ? नहीं शुरू हुआ ना। हम बड़े किस्मत वाले हैं कि मानसून इस बार ठीक होने वाला है। मानसून समय से पहले आया, ठीक होने वाला। अगर कहीं मानसून गड़बड़ हो गया होता तो कितना बड़ा संकट होता, आप समझ लीजिए। लेकिन मानसून का लाभ भी हम उठा पाएंगे कि नहीं, ये एक सवाल है। वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे बात खत्म करनी पड़ेगी। एक शेर है मेरे पास ताबिश मेहंदी का, उसको सुनाऊंगा, उससे बात खत्म करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। ताबिश मेहंदी ने जो कहा है वो हम लोगों पर यानी आम नागरिकों पर लागू होता है दो तरह से। एक, सबकी मदद कीजिए जिसकी मदद आप कर सकते हैं, और दूसरा, आत्मनिर्भर बनिए, अपने भरोसे रहिए। पड़ोसी के मकान में छत नहीं है, मकान अपने बहुत ऊंचे न रखना। नहीं है घर में मालो जर तो क्या गम, विरासत में मगर कर्जे न रखना। कर्जे रखने का अर्थ है जितने कर्ज कम कर सकें उतना। अब इतना कौन कितना कम कर पाएगा कहना मुश्किल है। इसके आगे की लाइन, रई से शहर को मैं जानता हूं, कोई उम्मीद तुम उससे न रखना। इसी के साथ आलोक अड्डा में अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।